हाय। ज्योग्राफी क्लास 11th के फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी बुक में हमने इसके पहले पढ़ा है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। देन यूनिट 2 था द अर्थ। इसमें हमने ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ देखा, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज क्या है, अर्थ का ग्रेजुअल फॉर्मेशन कैसे हुआ। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मीन्स अर्थ के अंदर कैसा सिस्टम है, लेयर्स कैसे फॉर्मेशन हुआ है। Then we talked about this distribution of oceans and continents. अर्थ में oceans भी हैं, continents भी हैं और इनका distribution कैसे है। यूनिट 3 वॉज लैंड फॉर्म। इसके चैप्टर नंबर 5 में हमने बात किया मिनरल्स एंड रॉक्स। जो लैंड फॉर्म्स हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री रॉक्स, और इनका आपस में कैसे साइकिल, रॉक साइकिल कंप्लीट होती है। अब ये जो चैप्टर नंबर 6 है, दिस इज अबाउट जियोमॉर्फिक प्रोसेस। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज इसमें हम एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक फोर्सेस का इक्विलिब्रियम देखेंगे। कुछ फोर्सेस होती हैं जो लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन करती हैं और कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो लैंडफॉर्म का डिस्ट्रक्शन करती है, डेन्यूडेशन करती हैं। और इन दोनों फोर्सेस के इंटरप्ले से डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म जैसे माउंटेन, रॉक्स, प्लेटू, वैलीज, oceans or even plains, all these are formed because of interplay of these geomorphic processes. So let us talk about this chapter now. हमने देखा how the earth was born previous chapters में। now how it evolved its crust and other inner layer। धीरे धीरे जो outer section of earth है वो cool down हुआ और अंदर उसके primordial heat है, रेडियो एक्टिविटी है, तो जो inside of the earth है वो अभी भी hidden है। क्रस्टल प्लेट्स हुआ, मूवमेंट हुआ, प्लेट टेक्टोनिक्स हमने पढ़ा, मूविंग एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑन अर्थक्वेक। अब जो फॉर्म्स ऑफ वॉल्केनिज्म होता है, वॉल्केनिज्म मतलब मैग्मा फ्लोटेड है, लिक्विड है, मोल्टन फॉर्म है, ये बाहर निकलेगा। वॉल्केनिज्म एंड अबाउट द रॉक, और ये रॉक फॉर्मेशन करेगा, मिनरल्स का फॉर्मेशन करेगा। कहाँ पर? क्रस्ट पे। और क्रस्ट क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दिस अर्थ है। और यहाँ पे ऐसे कंपोजिशन हो गया। नाउ अब हम समझते हैं डिटेल में कि ये जो सरफेस ऑफ द अर्थ है, अर्थ का जो ये सरफेस है, इसमें अलग अलग लैंड फॉर्म्स दिख रहे हैं। कहीं पे पहाड़ है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पे डेल्टा है, कहीं पे प्लेटू है, कहीं पे माउंटेन्स एंड ऑल। सो ये कैसे बने हैं? which will live. Let us start with this question. So why is the surface of the earth uneven? Earth uniformity नहीं है, there is very very varied form of this differences है, there is no uniformity. So जो earth का crust है वो dynamic है। You are well aware that it has moved and moves vertically and horizontally. Vertical movement भी हो रहा है और horizontal movement भी हो रहा है। Of course, it moved a bit faster in the past than the rate at which it is moving now. ये जो डिफरेंसेस होते हैं इंटरनल फोर्सेस में ऑपरेट हो रहे हैं फ्रॉम विद इन दी अर्थ, अर्थ के अंदर से, तो उनको हम बोलेंगे एंडोजेनेटिक। which built up the crust have been responsible for the variation in the outer surface of the earth। तो जो अर्थ के अंदर से डिफरेंट फोर्सेस हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं आउटर फीचर्स ऑफ द अर्थ के फॉर्मेशन में। अर्थ का जो सरफेस है वो कॉन्टीन्यूसली सब्जेक्टेड होता है एक्सटर्नल फोर्सेस पे, इंड्यूस्ड बेसिकली बाय एनर्जी। जो अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के लिए, दैट इज सन। सन से सोलर इंसोलेशन होता है, डिफरेंशियल हीटिंग होती है और डिफरेंट टाइप ऑफ दिस पैटर्न्स आर ऑब्जर्व्ड। इंटरनल फोर्सेज आर स्टिल एक्टिव दो विद डिफरेंट इंटेंसिटी। शुरू में अर्थ नई नई थी तो बहुत तेजी से यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा था। देन अर्थ अब थोड़ा ग्रेजुअली काम डाउन हुआ है, टेम्परेचर कम हुआ है, तो ये भी प्रोसेस स्लो डाउन हो गई है, बट इट इज स्टिल एक्टिव, continuously subjected by external forces originating within the Earth's atmosphere. Internal forces from within the earth, तो there is an interplay इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, और इन दोनों में जो फोर्सेस डोमिनेट करेगी, इंटरनल फोर्स क्रिएट कर रही है, एक्सटर्नल फोर्स उसका डेन्यूडेशन कर रही है। विच एवर फोर्स इज मोर डोमिनेटिंग, और उसी टाइप से वहाँ पे लैंडफॉर्म फॉर्मेशन हो जाएगा। एक्सटर्नल फोर्सेज आर कॉल्ड एक्सोजेनेटिक फोर्सेज, और जो इंटरनल फोर्स होती है उनको हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेज। एंडो मीन्स इंटरनल, एक्सो मीन्स एक्सटर्नल। एक्शंस जो होते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के, वो रिजल्ट करते हैं वियरिंग डाउन। सी डिग्रेडेशन हो रहा है, ये बाहर से टेम्परेचर और एनिमल्स और दिस विंड, दिस वाटर,
these all causes wearing down, degradation of relief, elevation, और वो फिलिंग अप होता है एग्रेडेशन ऑफ बेसिन्स में. सी, मैटर कांस्टेंट होता है. अगर एक जगह सॉइल इरोजन हो रहा है तो दूसरी जगह वो डिपॉजिशन भी हो रहा है, बिकॉज यहाँ का मिट्टी निकल के इधर डिपॉजिट हो जाएगा, जैसे रिवर्स में हमने पढ़ा था. सो एक जगह यहाँ पे डिग्रेडेशन है और दूसरी जगह एग्रेडेशन ऑफ बेसिन्स हो रहा है, डिप्रेशन ऑन दी अर्थ के सरफेस में. तो ये जो फिनोमिनन होता है वियरिंग डाउन ऑफ रिलीफ वेरिएशन सरफेस ऑफ द अर्थ में इरोजन के थ्रू, इसको बोलते हैं ग्रेडेशन. तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेडेशन? ग्रेडेशन मतलब वहाँ पे वियरिंग डाउन हो रहा है रिलीफ का, वेरिएशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ में, जो अर्थ का सरफेस है वहाँ पे रिलीफ में डिग्रेडेशन हो रहा है, वियरिंग डाउन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड दिस इरोजन के थ्रू, दैट इज कॉल्ड दिस ग्रेडेशन. तो ये एक प्रोसेस हुई ग्रेडेशन. अब जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस होती है ये कंटिन्यूसली एलिवेट करेंगी, बिकॉज ये अंदर से मैटर बाहर निकाल रही हैं या फिर वो एलिवेशन कर रही हैं, बिल्डअप कर रही हैं पार्ट्स ऑफ अर्थ सरफेस का. और जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस होती हैं दे फेल टू इवन आउट द रिलीफ वेरिएशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो ये सरफेस ऑफ द अर्थ कांस्टेंट है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस यहाँ पे क्रिएट कर रही है, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस इसको सप्रेस कर रही है. अगर ये कम है ये ज़्यादा है तो यहाँ पे एलिवेशन हो जाएगा, ये अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे से डिप्रेशन और दिस टाइप ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स फॉर्म होंगे. तो ये इन दोनों का इंटरप्ले चल रहा है. वेरिएशन रिमेन एज लॉन्ग एज ओपोजिंग एक्शन ऑफ एक्सोजेनेटिक एंड एंडोजेनेटिक फोर्सेस कंटिन्यू है. जनरल टर्म्स में हम बोल सकते हैं कि जो एंडोजेनिक फोर्सेस है वो बनती हैं लैंड बिल्डिंग, तो ये कंस्ट्रक्टिव है, पॉजिटिव है. और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो होती है ये मेनली लैंड वियरिंग होती है, मतलब ये नेगेटिव है. दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, और इन दोनों का इंटरप्ले चल रहा है अभी. सरफेस ऑफ द अर्थ बहुत सेंसिटिव है. ह्यूमंस डिपेंड होते हैं फॉर देयर सस्टेनेंस एंड हैव सीन बीन यूजिंग इट एक्सटेंसिवली एंड इंटेंसिवली. तो ह्यूमंस इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, हम सॉइल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे. सो इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड इट्स नेचर इन ऑर्डर टू यूज इट इफेक्टिवली without disturbing its balance and diminishing its potential for the future. So what we emphasize sustainable development. Sustainable development means that development is fulfilling our requirement, but that development is not depriving our future generation for their growth and prosperity. तो ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट करते हैं टू सस्टेन द अर्थ्स एनवायरनमेंट. ह्यूमंस जो हैं इन्होंने एक्सटेंसिव डैमेज किया है एनवायरनमेंट पे. ऑब्वियसली ह्यूमंस काफ़ी कल्प्रिट हैं, डैमेज करते हैं. यूज़ वी मस्ट बट मोस्ट ऑल्सो लीव इट्स पोटेंशियल इनफ टू सस्टेन लाइफ थ्रू द फ्यूचर. सो दैट इज़ वाई हमें सेल्फिश नहीं होना है, हमें अपना नीड का काम करना है, ग्रीड का काम नहीं करना है. Most of the surface of the earth had been shaped over very long periods of time, hundreds and thousands of years, और because of its use and misuse by human, इसका जो potential है वो काफ़ी diminish हो रहा है at a fast rate. हम यूएन की रिपोर्ट्स देखते हैं, यूएनईपी की बात करते हैं, एफएओ की बात करते हैं, इवन इंडिया में भी एग्रीकल्चर, एमओई, एफएफसीसी, दे आर ऑल कीप ऑन टेलिंग कि बिकॉज ऑफ दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ पे डैमेज ज़्यादा हो रहा है अर्थ के सरफेस पे भी. सी, जैसे डेजर्टिफिकेशन इज़ ऑन राइज. सो मोस्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ हैड बीन शेप्ड बहुत लॉन्ग पीरियड में हुआ है और हमने बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इसमें बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है. जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखा था हमने. ह्यूमंस आर सो न्यू. प्रोसेसेस जो होती है वो शेप करती है शेपिंग सरफेस को, वेराइटी ऑफ फॉर्म्स, शेप्स, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ विच इट इज़ कंपोज्ड. तो जहाँ जो शेप फॉर्म हुआ है वो उसका जो पेरेंट मटेरियल वहाँ पे था, शेप था, वो भी उसको बहुत हद तक डिटरमाइन करता है. कंपोज्ड है, अंडरस्टूड है, प्रिकॉशंस कैन बी टेकन टू मिनिमाइज द डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ ह्यूमन यूज एंड प्रिजर्व इट फॉर पोस्टैरिटी. तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि हमें ग्रोथ करना है, डेवलपमेंट करना है, बट हमें इसको डैमेज नहीं करना है जो अर्थ में प्रोसेसेस चली आ रही है. सो अब हम इसको बात करते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की. जियो मीन्स अर्थ, मॉर्फिक मीन्स इसका शेप चेंज हो रहा है, और ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस है. So you would like to know the meaning of geomorphic processes. This is a very good definition. The endogenic and exogenic forces cause physical stress and chemical action on earth. ये different changes लाती हैं. They are agents of change on earth के material पे,
bringing about changes in the configuration of the surface of the earth, and इसको हम बोलते हैं geomorphic process. So what is geomorphic process? It is interplay of exogenic plus endogenic forces. एक टर्म आता है जिसका नाम है डायस्ट्रोफिज्म. डायस्ट्रोफिज्म एंड वॉल्केनिज्म जो होता है ये होता है एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, मतलब दे आर बिल्डिंग समथिंग, कंस्ट्रक्टिंग समथिंग. ये जो होती हैं ये ऑलरेडी डिस्कस किया है हमने प्रीसीडिंग यूनिट में. फिर इवेंट्स होती हैं जैसे वेदरिंग हुआ, मास वेस्टिंग हुआ, इरोजन हुआ या फिर डिपोजिशन हुआ. ये सारी जो होती है ना ये एक्सो है. एक्सो मतलब अर्थ के सरफेस के बाहर हो रही है. एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस. These exogenic processes are dealt with in detail in this chapter. तो हमने पहले एंडो के बहुत सारे फीचर्स देखे थे प्रीवियस चैप्टर्स में. अब हम बात करेंगे एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की. कोई भी एक्सोजेनिक एलिमेंट होता है जैसे वाटर, आइस, विंड, ये सारे क्या है? एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ चेंज है. ये केपेबल है अक्वायरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग अर्थ मटेरियल, कैन बी कॉल्ड अ जियोमॉर्फिक एजेंट. सो व्हाट आर जियोमॉर्फिक एजेंट्स? वाटर, आइस, विंड, ये चेंज ला रहे हैं तो ये हो गए जियोमॉर्फिक एजेंट्स. व्हेन दीज एलिमेंट्स ऑफ नेचर बिकम मोबाइल ड्यू टू ग्रेडियंट्स, दे रिमूव द मटेरियल एंड ट्रांसपोर्ट. वाटर क्या करेगा? ऊपर जैसे रिवर है वो उसके ओरिजिन में जो यूथ स्टेज पे जो मटेरियल है से हिमालय में, वहाँ से इरोजन करके लाएगी और प्लेन्स होगा वहाँ पे वो मटेरियल डिपॉजिट कर देगी. तो दिस इज एन इंटरप्ले ऑफ व्हाट? दिस रिमूवल एंड डिपोजिशन. जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होती हैं और जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं, ये स्पेशली एक्सोजेनिक होते हैं, मतलब अर्थ के सरफेस के बाहर ये काम कर रहे हैं. अनलेस स्टेटेड सेपरेटली आर वन एंड द सेम. तो इन दोनों को हम सेम बोल सकते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस और जियोमॉर्फिक एजेंट्स जो कि एक्सोजेनिक है. अब ये जो प्रोसेस है, फोर्स जो अप्लाई हुआ है अर्थ मटेरियल में, ये अफेक्टिंग द सेम. तो जो एजेंट है इज़ अ मोबाइल मीडियम. ये मोबाइल है, इसमें मूवमेंट हो रहा है, दे आर नॉट स्टैटिक. विंड क्या है? मोबाइल है. वाटर क्या है? मोबाइल है. जैसे रनिंग वाटर है, मूविंग आइस मासेस है. ग्लेशियर्स भी बहुत ज़्यादा चेंजेस लाते हैं, इसे ग्लेशियर टोपोग्राफी में पढ़ेंगे हम. विंड, एओलियन फॉर्म्स, वेव्स, जो समुद्र की वेव्स होती हैं ये भी कोस्टल लैंडफॉर्म्स डेवलप करती है, करंट्स एंड ऑल. सो ये रिमूव कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं अर्थ के मटेरियल को. देन रनिंग वाटर एंड ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स, करंट्स, ये सारे कहलाते हैं जियोमॉर्फिक एजेंट्स. सो व्हाट आर जियोमॉर्फिक एजेंट्स? रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स, करंट, ये सारे कहलाते हैं जियोमॉर्फिक एजेंट्स. नाउ do you think it is essential to distinguish geomorphic agents and geomorphic processes? More or less in commonly हम इनको एक दूसरे को बोल सकते हैं, they are both same. अब एक टर्म आता है ग्रेविटी, जी 9.8. ये जो ग्रेविटी होती है ना ये एक डायरेक्शनल फोर्स है. ग्रेविटी क्या करती है? हर चीज़ को सरफेस पे ऐसे चिपका के रखती है, सरफेस में सेंटर की तरफ वो उसको अट्रैक्ट करती है. तो सपोज एक माउंटेन है, तो माउंटेन में टॉप में ग्रेविटी जी लग रही है, एक यहाँ पे ग्रेविटी जी लग रही है, तो यहाँ जो स्टोन है, मटेरियल है, वो नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा. तो दिस इज़ द वर्क ऑफ ग्रेविटी. ये स्ट्रेस करती है अर्थ के मटेरियल में. डाउन स्लोप मूवमेंट होता है मैटर का, जैसे अभी हमने असम और वेस्टर्न घाट देखा था, यहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं. वाई? बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी. इनडायरेक्ट ग्रेविटेशनल स्ट्रेस होता है, ये एक्टिवेट करता है वेव को, टाइड को, इंड्यूस्ड करेंट्स एंड विंड्स में. तो बिना ग्रेविटी के ग्रेडियंट्स देयर वुड बी नो मोबिलिटी, हेंस नो इरोजन. बिकॉज यू नो दैट कोई चीज़ अगर स्टेशनरी है तो वो हमेशा स्टेशनरी रहेगी, कोई चीज़ अगर मूविंग है तो वो मूविंग रहेगी, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट. और वो एक्सटर्नल फोर्स होता है ये ग्रेविटी. तो पत्थर ऊपर से अगर नीचे आ रहा है तो उस पर ग्रेविटी लगेगी, देन ओनली इट इज़ मूविंग डाउनवर्ड्स. तो ग्रेविटी इज़ द फोर्स बिहाइंड दीज चेंजेस. ये मोबिलिटी लाती है. ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिपोजिशंस पॉसिबल होता है. रिवर क्यों बह रही है हाइट से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल? वाई? बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी. सो ग्रेविटी इज द फोर्स दैट इज कीपिंग अस इन कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस एंड इट इज द फोर्स दैट स्विचेज ऑन द मूवमेंट ऑफ ऑल सरफेस मटेरियल ऑन अर्थ. ग्रेविटी ही वो फोर्स है जो मूवमेंट करा रही है, मोशन करा रही है. ऑल द मूवमेंट ईदर विद इन द अर्थ और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ अकर ड्यू टू ग्रेडियंट्स. ग्रेडियंट्स मतलब ये डिफरेंसेस होते हैं. जैसे विंड्स में हमने पढ़ा था, बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे विंड मोशन हो रहा है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर.
तो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सो दीज आर कॉल्ड ग्रेडियंट। और ये जो ग्रेडियंट होते हैं ये कराते हैं मोशन। इफ देर इज अ मोशन देन देर वुड बी दिस ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ये डेन्यूडेशनल फोर्सेस कम इनटू प्लेस, ये एक्टिवेट हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं एंडोजेनिक प्रोसेसेस का। इसकी जो एनर्जी होती है वो आती है अर्थ के सरफेस के अंदर से। एंडो है, एंडो मतलब अर्थ के अंदर है, एंडोजेनिक, जेनिक मीन्स यहाँ पे सोर्स है, प्रोसेसेस हैं ये। अब अर्थ के अंदर एनर्जी कहाँ से आई? मेन फोर्स बिहाइंड एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ये जो एनर्जी आती है अर्थ में ये मोस्टली आती है रेडियो एक्टिविटी। अर्थ में फुल ऑफ दिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में फिशन हो रहा है यहाँ पे, तो इससे क्या होता है यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। देन रोटेशनल एनर्जी है, टाइडल फ्रिक्शन है, प्रीमोर्डियल हीट है, अर्थ फॉर्मेशन हुआ तो बहुत सारी एनर्जी अभी अंदर स्टोर्ड है वो रिलीज नहीं हुई है फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ये जो एनर्जी होती है ड्यू टू जियोथर्मल ग्रेडियंट्स एंड हीट फ्लो होती है विद इन इंड्यूसेस डायस्ट्रोफिज्म ये लाती है, और वोल्केनिज्म लाती है लिथोस्फेयर में। दिस इज लिथोस्फेयर, आउटर जो लेयर है दैट इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। तो ये होती हैं एंडोजेनिक प्रोसेसेस। वेरिएशन इन जियोथर्मल ग्रेडियंट है, हीट फ्लो होगी फ्रॉम विद इन क्रिस्टल थिकनेस। जैसे हमने एस्थेनोस्फेयर पढ़ा था, एस्थेनोस्फेयर का नाम ही वीक होता है, तो एस्थेनोस्फेयर में बिकॉज वीकनेस है तो यहाँ से मैग्मा ऐसे बाहर निकल के आ गया। क्रिस्टल थिकनेस डिपेंड करेगी, स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। एक्शन ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस भी यूनिफॉर्म नहीं है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा ये जो मिडिल ओशियनिक रिज है अटलांटिक में, यहीं पे क्यों हो रहा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, हर जगह नहीं होता है। रिम ऑफ फायर ही क्यों है जहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही है, बिकॉज प्लेट टेक्टोनिक्स इज देयर, सो दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। टेक्टोनिकली कंट्रोल्ड ओरिजिनल क्रिस्टल सरफेस इज अनइवन, सो दिस इज एंडोजेनिक प्रोसेसेस। ये होता है पहला टर्म डायस्ट्रोफिज्म। डायस्ट्रोफिज्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कुछ एलिवेशन हो रहा है, ऐसे हाइट बढ़ रही है, एलिवेशन हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है। कहाँ पे? पोर्शन ऑफ द अर्थ की क्रस्ट पे। ये अर्थ का जो क्रस्ट है इस पे हम कुछ बिल्ड कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे डायस्ट्रोफिज्म। ऐसे ऊपर की तरफ कुछ बिल्ड हो रहा है। तो ये भी बहुत टाइप के हो सकते हैं। एक होता है ओरो, ओरो मीन्स माउंटेन, और जेनिक मतलब फॉर्मेशन। तो ओरोजेनिक मतलब अगेन क्रस्ट पे ऊपर नीचे ऐसे मूवमेंट हो रहा है, तो ओरोजेनिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व करेगी माउंटेन बिल्डिंग थ्रू सीवियर फोल्डिंग एंड अफेक्टिंग लॉन्ग एंड नैरो बेल्ट्स ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। जैसे इसमें आगे थ्योरी आती है यंग फोल्ड माउंटेन्स, जैसे हिमालय बने, यहाँ से इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट आया, यहाँ पे यूरोपियन प्लेट आया, इनका कोलिजन हुआ और ऐसे हिमालयन फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो फोल्डिंग हो रही है वो फॉर्म कर रही है इस ओरोजेनिक को। ओरो मीन्स माउंटेन, जेनिक मीन्स फॉर्मेशन, और ये अंदर आ रहा है डायस्ट्रोफिज्म, मतलब सरफेस ऑफ अर्थ ऊपर नीचे हो रही है। देन सेकेंड होता है इपीरोजेनिक। इपीरोजेनिक का मतलब वो प्रोसेसेस होती है इन्वॉल्विंग अपलिफ्ट और वार्पिंग ऑफ लार्ज पार्ट्स ऑफ क्रस्ट। ये बेसिकली कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन एंड ऑल में बोल सकते हैं। तो ये इपेरोजेनिक प्रोसेसेस हो गई, ओरो, इपीरो। और तीसरी होती है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इन्वॉल्व करता है लोकल रिलेटिवली माइनर मूवमेंट्स को। अर्थक्वेक मतलब जैसे कहीं पे भी सडन फ्रैक्चर हुआ है तो सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होगा और वो अर्थक्वेक फॉर्मेशन कर देगा। प्लेट टेक्टोनिक्स इन्वॉल्व करती है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ क्रिस्टल प्लेट्स, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चार फॉर्म होते हैं डायस्ट्रोफिज्म के। ओरो मीन्स माउंटेन, इपीरो मीन्स से कॉन्टिनेंट, अर्थक्वेक है, और ये प्लेट टेक्टोनिक है। दीज फोर आर अंडर दिस डायस्ट्रोफिज्म। ये जो प्रोसेस ऑफ ओरोजेनी होती है इसमें क्रस्ट इज सीवियरली डिफॉर्म्ड इनटू फोल्ड्स। इपीरोजेनी होती है देयर में बी सिंपल डिफॉर्मेशन। ओरोजेनी जो होती है ये माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है। इपीरोजेनी इज कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ ओरोजेनी, इपीरोजेनी, अर्थक्वेक, प्लेट टेक्टोनिक्स, देयर कैन बी फॉल्टिंग, फ्रैक्चरिंग ऑफ द क्रस्ट होगा कहीं पे। ये सारे जो प्रोसेसेस हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन तीनों का इंटरप्ले हो रहा है, चेंजेस विच इन टर्न इंड्यूस मेटामॉर्फिज्म ऑफ रॉक। तो प्रेशर, वॉल्यूम एंड दिस टेम्परेचर, इन तीनों के इंटरप्ले से ये सारी फॉर्म प्रोसेसेस हो रही हैं और ये डिफरेंट फॉर्म यहाँ पे बनेंगे। सो दिस इज डायस्ट्रोफिज्म। इपीरोजेनी एंड ओरोजेनी साइड द डिफरेंसेस। ओके, दिस इज द डिफरेंस जो अभी हमने देखा। अब हम बात करते हैं वोल्केनिज्म की।
वोल्केनिज्म मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मोल्टन रॉक मैग्मा ऑन टू और टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस। अर्थ में हमने देखा था अंदर क्या है, मैग्मा चैम्बर है, हीट बहुत ज़्यादा है तो जो रॉक है वो मोल्टन हो गई है और वो मैग्मा फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। ये मैग्मा बाहर निकलेगा से एस्थेनोस्फेयर से, बिकॉज वो वीक है। तो ये जो मैग्मा बाहर आ रहा है इस प्रोसेस को बोलेंगे वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म और वोल्केनोज वो एरिया होते हैं जहाँ से ये प्रोसेस हो रही है। तो ये बाहर निकल रहा है। फॉर्मेशन ऑफ इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स भी बन सकते हैं। इधर भी हमने देखा था कुछ जो मैग्मा है वो अर्थ के अंदर अगर सॉलिडिफाई हो गया है तो वो प्लूटोनिक रॉक्स बन गया है, ऊपर बना है तो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हो रहे हैं। मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ वॉल्केनिज्म हैव ऑलरेडी बीन डेल्ट इन डिटेल अंडर वॉल्केनो, हमने पिछले यूनिट में डिस्कस किया है, इग्नियस रॉक्स एंड ऑल। तो व्हाट डू द वर्ड्स वॉल्केनिज्म एंड वॉल्केनोज इंडिकेट? वॉल्केनिज्म और वॉल्केनो, बताइए इनमें डिफरेंस क्या है? ये है वॉल्केनिज्म और ये है वॉल्केनोज। तो ये थी एंडोजेनिक प्रोसेस। अब हम पढ़ते हैं एक्सो। एक्सो में एक्सटर्नल है, ई एक्स मतलब ये बाहर लग रही है। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस डिराइव करेगी एनर्जी फ्रॉम एटमॉस्फेयर से, डिटरमाइंड बाय द अल्टीमेट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड ऑल्सो द ग्रेडियंट्स क्रिएटेड बाय टेक्टोनिक फैक्टर। ये एनर्जी डिटरमाइन कर रही है एटमॉस्फेयर से, डिटरमाइन हो रही है अल्टीमेट एनर्जी सन से, और ग्रेडियंट्स क्रिएटेड बाय द टेक्टोनिक फैक्टर से। सो दिस इज कॉल्ड एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। Now, what do you think that the slope or gradients are created by tectonic factor? This is possible because gravity बहुत हद तक इन सब चीज़ों को determine करती है। ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ये एक्ट होता है अपॉन ऑल अर्थ मटेरियल हैविंग अ स्लोप। जहाँ स्लोप है मतलब कुछ ना कुछ ग्रेविटी ने वहाँ पे काम किया है। टेंड टू प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ मैटर इन डाउन स्लोप डायरेक्शन। हर चीज़ नीचे की तरफ सरफेस की तरफ पुल होती है बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी। Force applied per unit area is called stress. Now this is the definition. Force applied per unit area is called stress. इसको stress बोलते हैं. Force divided by area, that is stress. Stress is produced in a solid by pushing or pulling. अब ये कुछ भी हो सकता है, push हो रहा है या फिर pull हो रहा है. This induces deformation. जैसे कोई एक slab है, यहाँ push हो रहा है, यहाँ pull हो रहा है, तो ये ऐसे कुछ हो जाएगी. This is called deformation. अब इससे डिफॉर्मेशन हुआ। फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द फेसेस ऑफ द अर्थ मटेरियल आर कॉल्ड शीयर स्ट्रेस बोलते हैं, मतलब सेपरेटिंग फोर्सेस है। इट इज़ दिस स्ट्रेस दैट ब्रेक्स द रॉक एंड अदर अर्थ मटेरियल। और जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे ब्रेक हो जाती है चीज़ें। शीयर स्ट्रेस जो होता है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी करता है और स्लिप भी हो जाती है। Besides the gravitational stress, Earth material becomes subjected to molecular stress भी होता है। Because in the end क्या होता है, जैसे rocks हैं ये बहुत सारे molecules भी हैं इनमें और ये सारे binding है, binding capacity अगर कम होगी तो भी slippage होगा। तो caused by a number of factors amongst which temperature changes, crystallization हो रहा है, melting हो रहा है। तो there are so many changes, so many factors, जैसे molecular differences आ रहे हैं या फिर shear stress overcome कर रहा है because of gravity और other reason, तो यहाँ पे change होगा, deformation होगा। केमिकल प्रोसेसेस जो होती है नॉर्मली लीड टू लूजनिंग द बॉन्ड्स। बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स वीक हो गए तो फिर इनकी बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी ग्रेन्स में। डिजॉल्विंग द सॉल्युबल मिनरल और सीमेंटिंग मटेरियल। सीमेंटिंग मतलब जो उन दोनों को चिपका के रखा है, अगर ये मटेरियल हट गया तो वो स्लिप हो जाएगा और लैंडस्लाइड्स भी हो सकते हैं। तो बेसिक रीज़न है दैट लीड्स टू वेदरिंग, मास मूवमेंट और इरोजन जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस इन द बॉडी ऑफ द अर्थ मटेरियल। तो दैट इज़ वाई हम बोलते हैं स्ट्रेस इज़ नॉट राइट। टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन जो होता है ये दो इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट है दैट कंट्रोल वेरियस प्रोसेसेस। तो दूसरे कौन से एलिमेंट्स हुए? टेम्परेचर एंड दिस प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर कितना है और बारिश मतलब प्रेसिपिटेशन कितना हो रहा है। जितनी भी एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होती हैं ये कवर्ड होती है अंडर अ जनरल टर्म जिसको हम बोलते हैं डेन्यूडेशन। तो इसको हमने क्या नाम दिया? डेन्यूडेशन। डेन्यूड का मतलब होता है टू स्ट्रिप ऑफ, हटाना, अनकवर करना। वेदरिंग, मास वेस्टिंग, मूवमेंट, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कहलाते हैं डेन्यूडेशन प्रोसेस। ये जो एक फ्लो है यहाँ चैप्टर फिगर 6.1 में ये डेन्यूडेशन प्रोसेस दिखा रहा है रेस्पेक्टिव ड्राइविंग फोर्सेस का। विल हैव अ लुक। अब ये क्लियर हो गया चार्ट में, फॉर ईच प्रोसेसेस देयर एग्जिस्ट अ डिस्टिंक्ट ड्राइविंग फोर्स और एनर्जी। सी ये डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस है। तो एक प्रोसेस होती है वेदरिंग। वेदरिंग मतलब जैसे मौसम की मार होती है, दैट इज कॉल्ड वेदरिंग। ये मास मूवमेंट है, मतलब
खिसक रही है चीज़ें, लैंडस्लाइड्स एंड ऑल हो रहा है, ये इरोजन है। मतलब जो मिट्टी है उसको बहा के कोई ले जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, रिवर, एओलियन, वॉट। तो इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, मास मूवमेंट और वेदरिंग, ये डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस हैं। इनकी एक होती है ड्राइविंग फोर्स या एनर्जी। तो वेदरिंग की जैसे होती है, वेदर कैसे होता है, अगर वहाँ पे ग्रेविटेशनल है, मॉलिकुलर स्ट्रेस है या केमिकल एक्शंस है, तो वो जो होगा ना ड्राइविंग फोर्स, वो कॉज करेगा दिस वेदरिंग को। फिर प्रोसेसेस में मास मूवमेंट है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या करेगा, मास मूवमेंट, जैसे जमीन ऊपर से नीचे खिसक रही है। ये इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन होगा बिकॉज ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी, मतलब मोशन, मूवमेंट है, हवा बह रही है या पानी बह रहा है। डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स ओइंग टू वेरिएशन इन थर्मल ग्रेडियंट। नाउ पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा इंडियन ज्योग्राफी में भी कि ये जो डिफरेंट सोलर इंसोलेशन है या इक्वेटर में अलग है और ऊपर अलग है नॉर्थ और साउथ पोल में, तो इससे थर्मल ग्रेडियंट डिफरेंट हो जाता है लैटिट्यूड पे, सीजनल, लैंड एंड वाटर स्प्रेड पे, सरफेस ऑफ द अर्थ पे। एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होती हैं, ये वेरी करती है फ्रॉम रीजन टू रीजन। जैसे अंटार्कटिका, आर्कटिक में डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, इक्वेटर में डिफरेंट है, टेम्परेट रीजन में डिफरेंट है। डेंसिटी, टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन, इक्वेटोरियल है या फिर ट्रॉपिकल है या फिर वो ओशन के पास में है, कोस्टल है, सो माउंटेन है, ये सारी चीज़ें बहुत सारा कंबाइंड फैक्टर्स लाती है जो डिफाइन करता है यहाँ पे डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस को। प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर यहाँ पे बहुत बड़े डिटरमाइनिंग फैक्टर है। फॉर एग्जांपल आप इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में देखो, वहाँ पे इरोजन बिकॉज ऑफ दिस प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो रहा है। और अगर आप राजस्थान में जाओ तो वहाँ पे टेम्परेचर एंड ऑल हो जाता है डेजर्ट्स में, और बिकॉज ऑफ दिस एक्सफोलिएशन भी हम आगे देखेंगे, वेरिएशन इन टेम्परेचर के कारण। तो ये एक स्टैंड अलोन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ वर्क कर रही है और उससे डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस हो रही हैं। ये जो इन्फ्लुएंस होता है इनडायरेक्टली एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में। डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, ये एक लोकल वेरिएशन करते हैं इफेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट्स में। एल्टीट्यूडिनल डिफरेंसेस होता है, मतलब हाइट, एल्टीट्यूड इज हाइट। एस्पेक्ट का वेरिएशंस होता है, वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग स्लोप्स। जैसे हिमालय होता है, अब हिमालय कहाँ पर है, 23.5 डिग्री, देन ऊपर नॉर्थ में गए हिमालय आता है, तो यहाँ पे इधर सनरेज ज़्यादा आएगी और दूसरे साइड से सनरेज कम होगी, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे डिफरेंट इंसोलेशन होगा नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग स्लोप्स में, ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग स्लोप में। तो ये जो डिफरेंसेस हैं विंड वेलोसिटी में, डायरेक्शन में, प्रेसिपिटेशन में, इंटेंसिटी में, प्रेसिपिटेशन एवापोरेशन में, डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर कितना हो रहा है। जैसे राजस्थान में अगर डेजर्ट में जाओ तो दिन में बहुत गर्मी है, रात में ठंड हो जाता है, टेम्परेचर डायर्नल चेंजेस हाई। फ्रीजिंग, थॉइंग फ्रिक्वेंसी है, डेप्थ ऑफ फ्रॉस्ट पेनिट्रेशन है। फ्रॉस्ट मतलब जैसे शाम को, रात को पानी ठंडा हो गया तो अगर एक दरार आ गई है चट्टान में, उसमें पानी बहेगा, पानी फिर जम जाएगा, आइस में कन्वर्ट होगा, एक्सपैंड होगा और वो उस चट्टान को तोड़ देगा। तो डेप्थ ऑफ फ्रॉस्ट पेनिट्रेशन, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस विद इन एनी क्लाइमेट रीजन। तो ये सब मिलके ना बहुत ज़्यादा डेन्यूडेशन करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं, और इसी तरीके से जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस चेंज होती है। क्लाइमेटिक फैक्टर हर जगह इक्वल नहीं होता है। इंटेंसिटी ऑफ एक्शन ऑफ एक्सोजेनेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस भी डिपेंड करेगी टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक। जो सोर्स है ना उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अगर रॉक स्ट्रांग है तो वहाँ डिफरेंट पैटर्न होगा, वीक रॉक है तो डिफरेंट पैटर्न होगा। स्ट्रक्चर क्या है, एस्पेक्ट क्या है, फोल्ड, फॉल्ट, ओरिएंटेशन, इंक्लिनेशन, बेड्स का, एब्सेंस ऑफ जॉइंट, बेडिंग प्लेन, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स का, केमिकल ससेप्टेबिलिटी है या नहीं है मिनरल की। जैसे हम अगर कैल्शियम कार्बोनेट और इनकी रॉक्स हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पे, तो यहाँ कास्ट टाइप ऑफ टोपोग्राफी बन जाती है। परमिएबिलिटी और इम्परमिएबिलिटी का डिफरेंसेस आएगा। तो ये सब चीज़ें अगेन डिटरमाइन करेगा वहाँ का शेप, जियोमॉर्फो को, मॉर्फोलॉजी को। डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक होती हैं, ये डिफरेंसेस होता है उनके स्ट्रक्चर में। वेरिंग रेजिस्टेंस होता है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का, मतलब फैक्टर्स तो उतने ही लग रहे हैं, बट ये अगर स्ट्रांग है तो वो उसको वेदर कर लेगा, बट ये अगर वीक है तो वो टूट जाएगा। तो इन पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे रॉक कैसी है। पर्टिकुलर रॉक में भी रेजिस्टेंट भी हो सकती है एक प्रोसेस के लिए, बट वो नॉन रेजिस्टेंट है अनदर के लिए। फॉर एग्जांपल फिजिकल वियर एंड टेयर तो सह लिया, बट केमिकल आया तो वो सह नहीं पाई। तो ये भी सबकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस डिफरेंट होती है। अंडर वेरिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस पर्टिकुलर रॉक में एग्जिबिट डिफरेंट डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस।
दे ऑपरेट एट डिफरेंशियल रेट भी होती है। डिफरेंस इन टोपोग्राफी तभी आता है, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस फॉर्म होते हैं, चेंजेस आते हैं। इफेक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस स्मॉल होते हैं, स्लो होते हैं, ये एक दिन के चेंजेस नहीं है, इट टेक्स टाइम, मे बी इम्परसेप्टेबल होते हैं इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बट विल इन द लॉन्ग रन अफेक्ट द रॉक्स सीवियरली ड्यू टू कॉन्टिन्यूड फटिग। तो ओवर 100 ईयर्स 200 ईयर्स इनके तब जाके रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। Finally, it boils down to one fact that the differences on the surface of the earth through originally related to the crustal evolution continue to exist in some form or the other. So this is not constant, this is dynamic. Earth surface is dynamic, it keep on changing. Differences in the type, structure of earth material, differences in geomorphic processes और उनका rate of operation, तो ये all चीज़ें चल रही हैं और वो अर्थ का जो शेप है, चेहरा है अर्थ का, वो बदलता जाएगा। सम ऑफ द एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस अब हम वन बाय वन देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक टाइम था जब राजस्थान जो था डेजर्ट है वो समुद्र में माना जाता था, अब वहाँ पे डेजर्ट है। ये डेजर्टिफिकेशन भी बढ़ रहा है, नया नया लैंड अब डेजर्ट बनता जा रहा है। वंस अपॉन अ टाइम जो इंडियन कॉन्टिनेंट था, सब कॉन्टिनेंट था, ये साउथ में था, अब ये नॉर्थ ऑफ इक्वेटर में। सो दीज ऑल प्रोसेसेस आर डायनामिक इन नेचर। फर्स्ट प्रोसेस है वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है मौसम की मार है यहाँ पे। वेदरिंग इज एक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ओवर अर्थ मटेरियल। ये नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकती हैं विद इन वेदरिंग विच एक्ट इधर इंडिविजुअली या फिर कलेक्टिवली भी है। जैसे यूके में डिफरेंट क्लाइमेट है तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स बनेंगी। आप अंटार्कटिका में जाओगे वहाँ पे डिफरेंट है। आर्कटिक सर्कल टूवर्ड जाओगे दैट इज़ डिफरेंट। अगर हम दिस डेजर्ट्स में जाते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स मिलते हैं। तो ये वेदरिंग हो रही है वहाँ पे। ये कलेक्टिव भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकती है। अर्थ में अर्थ मटेरियल को ये फ्रेगमेंटल स्टेट पे लेके आ जाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? वेदरिंग इज डिफाइंड एज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक थ्रू द एक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, वेदर और क्लाइमेट से मैकेनिकल और केमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है रॉक का, तो उसको बोलेंगे वेदरिंग। बहुत लिटिल और नो मोशन ऑफ मटेरियल, जहाँ पे रॉक है वहीं पे उसकी वेदरिंग हो जाएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इन सीटू, मतलब ऑन साइट, जहाँ पे रॉक है वहीं पे उस पर एक्शन हो गया, तो दैट इज कॉल्ड इन सीटू। ये लिटिल मोशन विच कैन अकर सम टाइम, वेदरिंग सिनोनिमस विद ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा भी पॉसिबल है। वेदरिंग जो प्रोसेसेस हैं ये कंडीशन होती है बहुत कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल, क्लाइमेट, टोपोग्राफिक, वेजिटेटिव फैक्टर्स, ये सारे एजेंट्स हो सकते हैं। क्लाइमेट इज़ ऑफ पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस। वेदरिंग जो प्रोसेस है ये डिफ़र करती है फ्रॉम क्लाइमेट टू क्लाइमेट। इक्वेटर में अलग है, आर्कटिक, नॉर्थ एंड साउथ पोल में डिफरेंट होगा। डेप्थ ऑफ द वेदरिंग मेंटल पे भी ये होता है फ़र्क। तो जैसे ये हम बात कर रहे थे, ये फ्रेश रॉक है, ये लिटिल केमिकल ऑल्टरेशन है, तो दिस इज़ द चेंज। ये यहाँ पे देखिए प्रेसिपिटेशन का एक पैटर्न है। ये जैसे टुंड्रा है, टुंड्रा, देन दिस इज़ टैगा एरिया, ये सेमी डेजर्ट एरिया, फिर ये सवाना के ग्रासलैंड्स आ जाते हैं, फिर ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जोन है से इक्वेटर में आ जाता है। तो यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स देखिए, जैसे सॉइल है, अगर हम इक्वेटर में आ रहे हैं तो हम अक्सर अगर नॉर्थ में बढ़ते हैं ना तो वहाँ सॉइल फॉर्मेशन नहीं है। अगर अपन आर्कटिक तरफ जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे, तो वहाँ पे सॉइल प्रोफाइल वेल डेवलप नहीं होती है, और यहाँ पे ज़्यादा होती है बिकॉज एक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पे वेदरिंग के। ये जैसे टॉप पे है फ्रेश रॉक, फिर जोन ऑफ लिटिल केमिकल ऑल्टरेशन है डेप्थ के साथ, मॉडरेट टू गुड केमिकल ऑल्टरेशन, क्ले, डोमिनेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम और ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम। तो ये फिगर जो है ना वो ये बता रहा है कि इस तरीके से अपन डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में जा रहे हैं तो वहाँ पे वेदरिंग भी डिफरेंट है। क्लाइमेटिक रिजीम एंड डेप्थ ऑफ वेदरिंग मेंटल, ये मेंटल है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट डेप्थ ऑफ दिस वेदरिंग हुआ है। इक्वेटर में ज़्यादा वेदरिंग था, हम जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ बढ़े, ज़ीरो पे पहुँचे, तो यहाँ पे हमने देखा प्रेसिपिटेशन भी डिफरेंट है। टुंड्रा एरिया में आते आते ये जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ वेदरिंग मेंटल है, ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तो वहाँ पे आप देखना सॉइल फॉर्मेशन नहीं हुआ है इस एरिया में, बिकॉज वेदरिंग वहाँ पे प्रॉपर नहीं हुआ है। अब तीन मेजर ग्रुप हो सकते हैं वेदरिंग प्रोसेस के, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल। केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेसेस। वेरी रेयरली डज एनी वन ऑफ दीज प्रोसेस एवर ऑपरेट कम्प्लीटली। नाउ दिस इज द थिंग, कोई भी चीज़ ना स्टैंड अलोन नहीं होती है, सब आपस में मिलके काम करते हैं।
डोमिनेंस ऑफ वन पर्सन वन प्रोसेस कैन बी सीन, ऐसा बहुत कम है। ऐसा अक्सर होता है कि एक डोमिनेट कर रही है, बट ऐसा नहीं होता है कि कोई एक स्टैंड अलोन ही है, बाकी प्रोसेसेस वहाँ पे एब्सेंस है। नाउ केमिकल वेदरिंग प्रोसेसेस देखते हैं। केमिकल वेदरिंग प्रोसेस, तो ये प्रोसेस वहाँ पे डोमिनेट कर रही है, बट इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल वहाँ पे फिजिकल भी होगा, बायोलॉजिकल वेदरिंग भी होगा। तो दिस इज द डोमिनेंट प्रोसेस, दिस इज नॉट स्टैंड अलोन, दिस इज द डोमिनेंट प्रोसेस। अब केमिकल लिखा है मतलब कुछ केमिकल एक्शंस हो रहे होंगे, तो ये ग्रुप ऑफ वेदरिंग प्रोसेस है, जैसे सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये रॉक पे हो रहा है। दीज आर ऑल केमिकल प्रोसेसेस। और उससे जो रॉक है वो डिकम्पोज हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, रिड्यूस हो रही है फाइन क्लास्टिक स्टेट में थ्रू केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीजन से, सरफेस सॉइल वाटर और एसिड से। तो ये जो कंपोजिशन ऑफ रॉक है वो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस केमिकल एक्टिविटी। वाटर और जो एयर है, ऑक्सीजन और CO2, ये हीट भी है यहाँ पे टू स्पीड अप ऑल केमिकल रिएक्शन। अक्सर ऐसा होता है जैसे फ्रिज में कुछ चीज़ रख देते हैं तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्लो हो जाती है, तो जो फूड है वो ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व रह पाता है। तो सेम हैपन्स इन अर्थ सरफेस एज वेल। नॉर्थ पे जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम है, तो जो ये प्रोसेस है ये स्लो होगी। अगर इक्वेटर में जाएंगे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये सारी प्रोसेसेस स्पीड अप हो जाएगी। अबव द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स है, एनिमल्स इंक्रीजेज द क्वांटिटी ऑफ CO2 अंडर ग्राउंड। ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वेरियस मिनरल्स के, ये वेरी मच सिमिलर टू द केमिकल रिएक्शंस इन अ लेबोरेटरी। सो दिस इज द फैक्टर नंबर 1 कि केमिकल वेदरिंग प्रोसेसेस वहाँ पे कैसे हो रही है। फिर होती है फिजिकल। फिजिकल प्रोसेसेस तो हम देख सकते हैं, फिजिकल मैकेनिकल वेदरिंग हो रही है, डिपेंड ऑन सम अप्लाइड फोर्सेस, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, ऊपर ओवरबर्डन प्रेशर है, लोड का है, शेयरिंग स्ट्रेस है, और वो ज़मीन में भूस्खलन हो गया तो वो एक ग्रेविटेशनल इस फिजिकल प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया। एक्सपेंशन फोर्स हुआ है ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, जैसे क्रिस्टल ग्रोथ और एनिमल एक्टिविटी आई है। ये एनिमल्स होते हैं ना, ये भी बिग फैक्टर ऑफ डेन्यूडेशन होते हैं। वाटर का प्रेशर कंट्रोल बाय वेटिंग एंड ड्राइंग साइकिल्स, ये भी एक प्रेशर क्रिएट करता है और डेन्यूडेशन बनता है वहाँ पे। मैनी ऑफ दीज फोर्सेज आर अप्लाइड बोथ एट द सरफेस एंड विद इन डिफरेंट अर्थ मटेरियल लीडिंग टू रॉक फ्रैक्चर। रॉक जो होती है ना, पहले वो अच्छे से जुड़ी रहती है, कंडेंस्ड होती है, बाइंडेड होती है, इन प्रोसेसेस से, डेन्यूडेशनल प्रोसेस से वो टूट जाती है। मोस्ट ऑफ द फिजिकल वेदरिंग प्रोसेसेस आर कॉज्ड बाय थर्मल एक्सपेंशन। जैसे हीट होती है ना, तो चट्टान का जो साइज है, वॉल्यूम है, वो बढ़ता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है, और प्रेशर रिलीज होता है और वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। These processes are small and slow but can cause great damage to the rock because of continued fatigue। वहाँ पे आता है rock suffer due to repetition of contraction and expansion, तो उसके कारण उनकी बाइंडिंग कैपेसिटी वीक होती है और वो रॉक जो होती है वो टूट जाएगी, फाइनली डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। तो ये हो गया फिजिकल डिसइंटीग्रेशन। फिर आता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग। बायोलॉजी मतलब लिविंग एनिमल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है, ये रिमूवल ऑफ मिनरल आयंस हैं, वेदरिंग एनवायरनमेंट, फिजिकल चेंजेस हुए, ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकते हैं, जैसे अर्थवर्म है, टर्माइट है, रोडेंट है। कई बार पीपल का पेड़ होता है, वो चट्टान में ऐसे लग जाता है और उसकी जड़ें होती है, वो पीपल की उस चट्टान को पूरा तोड़ देती है। तो ये कौन सी एक्टिविटी हुई? बायोलॉजिकल एक्टिविटी हुई। एक्सपोज करती है न्यू सरफेस टू केमिकल अटैक को, असिस्ट करती है पेनिट्रेशन ऑफ मॉइस्चर और एयर को। ह्यूमन बींग्स भी एक बहुत बड़े फैक्टर है, ये डिस्टर्ब करते हैं वेजिटेशन को, प्लोइंग, कल्टीवेटिंग सॉइल, मिक्सिंग, क्रिएटिंग नया कॉन्टैक्ट लाते हैं बिटवीन एयर, वाटर, मिनरल, अर्थ मटेरियल्स में। तो दे आर ऑल दिस बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? डेन्यूडेशन प्रोसेस कर रहे हैं। डिके हो रहा है प्लांट का, एनिमल मैटर का, ये हेल्प करेगा प्रोडक्शन ऑफ दिस ह्यूमिक। इनकी जो डेड बॉडी है, हम कार्बन फॉर्म ऑफ लाइफ है, ये ह्यूमिक कार्बोनिक एसिड में फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा। एसिड्स होंगे, ये डिके करेगा, एसिड बहुत ज़्यादा डिके करता है, और सॉल्युबिलिटी ऑफ सम एलिमेंट भी आएगा। फिर ये प्लांट रूट, जैसे कि पीपल का ट्री, ये ट्रेमेंडस प्रेशर डालेगा अर्थ मटेरियल में, और वो चट्टान जहाँ पे पीपल का पेड़ लगता है वो फाइनली टूट जाती है, मैकेनिकली ब्रेकिंग देम अपार्ट। तो ये कौन सी एक्टिविटी हुई? बायोलॉजिकल। ये कौन सी थी? फिजिकल। ये कौन सी है? केमिकल। और ये सारी हम पढ़ रहे हैं वेदरिंग हेड के अंदर। अब इफेक्ट्स क्या है इनके? एक होता है एक्सफोलिएशन। एक्स मतलब बाहर है, फॉल्यूशन मतलब ऐसे परतें निकलती जा रही है उसकी।
ये ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड है फिजिकल वेदरिंग प्रोसेसेस में ऑफ अनलोडिंग, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन एंड सॉल्ट वेदरिंग में। एक्सफोलिएशन जो होता है ये रिजल्ट है बट नॉट अ प्रोसेस, तो दिस इज एन एंड प्रोडक्ट। फ्लैकिंग ऑफ, परत निकल रही है मोर और लेस कर्व्ड शीट्स की, शेल्स की फ्रॉम ओवर रॉक और बेड रॉक, इससे एक स्मूथ राउंडेड सरफेस बन रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सफोलिएशन। कई बार देखना चट्टानों में ऊपर ऊपर ऐसे लेयर निकल जाती है, उसको हम बोलते हैं एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन अकर होता है ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस्ड बाय टेम्परेचर चेंजेस। अगेन टेम्परेचर चेंज हुआ है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हुआ है और उससे एक्सफोलिएशन हो गया। एक्सफोलिएशन डोम्स एंड टॉर्स रिजल्ट ड्यू टू अनलोडिंग एंड द थर्मल एक्सपांशंस रेस्पेक्टिवली। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग क्या है। जैसे ये एक्सफोलिएशन है, सी फ्लैकिंग हो रही है, ग्रैन्युअल डिसइंटीग्रेशन यहाँ पे हुआ है। नाउ दिस इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? वेदरिंग जो प्रोसेस है ना, ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर ब्रेकिंग डाउन द रॉक। रॉक्स टूटती हैं, सॉइल फॉर्मेशन होता है, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स बनते हैं और ये बनाते हैं रेगोलिथ। रेगोलिथ सॉइल, नॉट ओनली रेगोलिथ एंड सॉइल बट इरोजन, मास मूवमेंट, ये सब हो रहा है वेदरिंग के कारण। बायोम्स, बायोडाइवर्सिटी, बेसिकली जो रिजल्ट हैं फॉरेस्ट वेजिटेशन, फॉरेस्ट डिपेंड करते हैं डेप्थ ऑफ वेदरिंग मेंटल। इक्वेटर में डिफरेंट है और देन डेजर्ट में डिफरेंट है, टुंड्रा डिफरेंट है, रेन फॉरेस्ट आर डिफरेंट, टेम्परेट्स आर डिफरेंट। ये सब हुआ है बिकॉज वहाँ पे वेदरिंग अलग अलग चीज़ हो रही है। कोईपन क्लासिफिकेशन भी देखा था हमने। सो इरोजन कैन नॉट बी सिग्निफिकेंट इफ द रॉक्स आर नॉट वेदर्ड। इसका मतलब है वेदरिंग एड्स मास्ट वेस्टिंग, इरोजन, रिडक्शन ऑफ रिलीफ एंड चेंजेस, लैंड फॉर्मेशन होता है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इरोजन है। अर्थ के लिए ना कोई फ़ायदा नुकसान नहीं होता है, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, एवरीथिंग इज़ वैल्यू न्यूट्रल। हर चीज़ अर्थ का ही एक पार्ट है, अर्थ के टाइमलाइन का। तो वेदरिंग इज़ ऑल्सो गुड फॉर अर्थ। वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड डिपॉजिट्स होते हैं, इससे एनरिचमेंट कंसंट्रेशन होता है। जैसे कई जगह वैल्यूएबल ओर्स आ गए, आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, कॉपर। वाई? बिकॉज ऑफ दिस वेदरिंग प्रोसेस प्लेसर डिपॉजिट्स आते हैं। ये ग्रेट इंपॉर्टेंस है नेशनल इकोनॉमी के लिए भी, तो दिस इज गुड फॉर अस। वेदरिंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब रॉक जो है इसमें वेदरिंग हुआ, मटेरियल्स रिमूव हो गए, केमिकल फिजिकल लीचिंग हुआ, ग्राउंड वाटर कंसंट्रेशन जो है वो वैल्यूएबल मटेरियल का रिमेन इंक्रीज। जैसे पहले यहाँ पे 100 यूनिट रॉक था, सॉइल था और 10 यूनिट वहाँ पे कोई मिनरल मेटल था। ये 100 यूनिट में से 90 यूनिट जो सॉइल एंड मेटल एंड रॉक है, रॉक और सॉइल है, ये वेदरिंग से हट गया और यहाँ पे बचा केवल 10 यूनिट ऑफ दिस मेटल और 10 यूनिट ऑफ रॉक। तो ये एनरिच हो गया ना, परसेंटेज बढ़ गया मेटल का। सो दिस इज व्हाट इट इज रिटन कि कंसंट्रेशन बढ़ जाता है रिमेनिंग वैल्यूएबल मटेरियल का, वो वहीं पे रहता है और बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो रिमूव हो गई है, लीचिंग हो गई है ग्राउंड वाटर से, तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई है। Without such a weathering taking place, concentration of the same valuable material may not be sufficient और फिर वो इकोनॉमिकली वायबल भी नहीं हो, एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए, प्रोसेस रिफाइन नहीं कर पाए। तो इसी को हम बोलते हैं एनरिचमेंट। मतलब पहले परसेंटेज कम था, अब परसेंटेज बढ़ गया है, तो दैट इज एनरिचमेंट हो गया है। हम ओवर एनरिचमेंट टर्म भी यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है वेदरिंग का। अब एक टर्म आता है मास मूवमेंट। मास मतलब बहुत बड़े साइज का कुछ लैंडफॉर्म वगैरह है, मूवमेंट मतलब उसका मोशन हो रहा है। ये जो मूवमेंट है ये ट्रांसफर ऑफ मास ऑफ रॉक है, डेब्री है, स्लोप में ग्रेविटी आ रही है, यहाँ ग्रेविटी है G1, यहाँ पे भी एक ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, ये नीचे की तरफ इसे खींचेगा और ऐसे करके लैंडस्लाइड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड दिस मास मूवमेंट। ये एयर, वाटर, आइस किसी के कारण भी हो सकता है, डेब्री विद देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। On the other hand, the debris may carry with it air, water or ice भी. So this could happen. मूवमेंट ऑफ जो मास है ये रेंज करेगा फ्रॉम स्लो टू रैपिड, धीरे भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है, शैलो भी हो सकता है, डीप भी हो सकता है, इंड्यूस, क्रीप, फ्लो, स्लाइड, ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन दैट कितना स्केल पे है और कितना स्पीड से हो रहा है। ग्रेविटी एग्जर्ट होती है, फोर्स करती है सारे मैटर पे, बेडरॉक पे एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ वेदरिंग पे। वेदरिंग इज नॉट अ प्री रिक्विजिट ऑफ मास मूवमेंट दो इट एड्स मास मूवमेंट। जैसे वेदर्ड है मतलब वहाँ पे ऑलरेडी लूजन हो गया है और उसके कारण ग्रेविटी का जो इम्पैक्ट है वो बढ़ जाएगा और ये भूस्खलन बहुत तेज हो जाएगा। दैट इज़ वाई हम क्या बोलते हैं, अगर लैंडस्लाइड्स को स्टॉप करना है तो वहाँ पे प्लांटेशन ऑफ ट्री कर दो। ट्री में रूट्स होती है और वो सॉइल्स एंड ऑल को बाइंड करके रखता है, तो वहाँ पे स्लिप्स नहीं होते हैं।
Weathering is not a prerequisite of mass movement, it aids mass movement. This is important. Mass movements are very active over weathered slope rather than over unweathered material. That is why हम वेस्टर्न घाट्स असम सब जगह बोलते हैं कि हमें यहाँ पे प्लांटेशन करना है, इरोजन ऑफ सॉइल को स्टॉप करना है ताकि ये मास मूवमेंट को भी स्टॉप कर सकें. Mass movements are aided by gravity. No geomorphic agents like रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स, ये सारे एजेंट्स हैं इरोजन करेंगे. करंट्स पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ मास मूवमेंट. दैट मीन्स मास मूवमेंट डू नॉट कम अंडर इरोजन. तो ये अलग चीज़ है. इरोजन मतलब ये जो फैक्टर्स हैं इरोजन के, जैसे विंड्स एंड वेव्स एंड वाटर, दैट इज़ डिफरेंट थिंग. मास मूवमेंट मतलब बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ये पूरा पूरा स्लाइड हो रहा है. देर इज द शिफ्ट एडेड बाय ग्रेविटी. तो ग्रेविटी इज इंपॉर्टेंट इन मास दिस मास मूवमेंट. मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मटेरियल जो होते हैं स्लोप्स में उनका खुद का रेजिस्टेंस भी होता है डिस्टर्बिंग फोर्सेस में, बिकॉज ये बाइंडेड भी होते हैं. यील्ड तभी करेंगे जब फोर्स इज ग्रेटर देन द शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल. फॉर एग्जांपल ये स्लाइड है, ये सब होल्ड करके रखा है और ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है. अगर ये फोर्स जो होल्ड किया है ये ग्रेविटी से ज़्यादा है तो ये स्लिप नहीं होगा. बट जैसे ही ये ग्रेविटी ज़्यादा ओवरकम कर लेगी इसकी बाइंडिंग फोर्स को, ये पूरा मटेरियल नीचे स्लिप हो जाएगा. तो ये उसको यील्ड कर देगा. अगर यहाँ पे वीक है, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है, बेडेड रॉक में फॉल्ट है, स्टीपली डिपिंग बेड्स हैं, वर्टिकल क्लिफ है या फिर स्टीप स्लोप है, प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा हुआ है तो उससे बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है वाटर, टोरेंशियल रेन है, स्कार्सिटी ऑफ वेजिटेशन है, तो ऐसी जगह पे मास मूवमेंट ज़्यादा होता है. बाकी जगह नहीं, इन जगह पे मास मूवमेंट ज़्यादा होता है. तो सेवरल एक्टिवेटिंग कॉजेज हो सकते हैं जो प्रीसीड करते हैं मास मूवमेंट को. ये जितने भी कॉजेज हैं ना, 9 के 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला, रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो टू मटेरियल अबव थ्रू नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन. मतलब जिस सपोर्ट ने उसको होल्ड कर रखा था वो रिमूव हो गया तो वो स्लिप हो जाएगा. इंक्रीज इन ग्रेडियंट एंड हाइट ऑफ स्लोप. अगर ये स्लोप बढ़ गया मतलब ग्रेविटी पावरफुल हो गई, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो टोटल फोर्स इसमें ज़्यादा नीचे लग रहा है तो उससे क्या होगा, ये बढ़ जाएगा. ओवरलोडिंग थ्रू एडिशन ऑफ मटेरियल नेचुरली और बाय आर्टिफिशियल फिलिंग. यहाँ बहुत ज़्यादा नए नए बिल्डिंग्स बना दिए अपन ने, वेट ज़्यादा हो गया तो ये नीचे स्लिप हो जाएगा. ये पूरा जो फिजिक्स है ना, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. एफबीडी में फोर्सेस कहाँ लग रहे हैं, नेट रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, दैट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन दैट. फिर ओवरलीडिंग हुआ ड्यू टू हैवी रेनफॉल, सेचुरेशन हुआ, ये होता है. लुब्रिकेशन ऑफ स्लोप मटेरियल. पानी क्या करता है, बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, फ्रिक्शन कम कर देता है और स्लिपेज बढ़ जाता है. रिमूवल ऑफ मटेरियल और लोड फ्रॉम ओवर द ओरिजिनल स्लोप सरफेसेस के, या फिर अकरेंस हो गया अर्थक्वेक, कुछ कंपन हुआ तो वो भी जो बाइंडिंग फोर्स है उसको वीकन कर देगा. एक्सप्लोजन हुआ है मशीनरी का, या फिर बहुत ज़्यादा नेचुरल सीपेज है, पानी आ गया है, हैवी ड्रॉ डाउन है वाटर का फ्रॉम लेक, रिजर्वॉयर, रिवर्स, जो स्लो आउटफ्लो ऑफ वाटर है अंडर द स्लोप और रिवर बैंक्स. इनडिस्क्रिमिनेट रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. बिकॉज जो ट्री होते हैं इनकी जो रूट्स है वो बाइंड करके रखती है दिस स्लोप को, तो ये ऐसे लैंडस्लाइड्स होते हैं. ये पूरा का पूरा पोर्शन नीचे से भूस्खलन हो गया. अक्सर पानी में, अभी हम डेली न्यूज़ में देख रहे हैं कि असम, दिस वेस्टर्न घाट्स, हिमालय, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये हो रहा है, दिस मास मूवमेंट हो रहा है. अब इसकी कैटेगरी हो सकती है. हीव मतलब हीविंग अप ऑफ सॉइल ड्यू टू फ्रॉस्ट ग्रोथ एंड अदर कॉजेज. फ्लो एंड स्लाइड आर द 3 फॉर्म्स ऑफ मूवमेंट हो सकता है. हीव, फ्लो और स्लाइड हुआ है. shows the relationship among different type of mass movement, their relative rates of movement and moisture limit. See, अब यहाँ पे आता है that is called this landslides. ये जो होते हैं ना, ये रिलेटिवली रैपिड होते हैं और परसेप्टेबल मूवमेंट होते हैं. लैंडस्लाइड्स जो हुआ है ना, ये तुरंत होता है, मास मूवमेंट स्लो था थोड़ा. मटेरियल इन्वॉल्व है रिलेटिवली ड्राई है. साइज एंड शेप ऑफ द डिटैच्ड मास जो होगा वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन द रॉक. रॉक्स में डिसकंटिन्यूटी है, उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा. द डिग्री ऑफ वेदरिंग एंड स्टीपनेस ऑफ द स्लोप. स्लोप स्टीप है तो ज़्यादा लैंडस्लाइड होगा. Depending upon the type of movement of material, several types are identified in this category. जैसे कि एक slump है. अब slump क्या होता है? Slump मतलब slipping of one or several unit of rock debris with a backward rotation with respect to the slope over which the movement takes place. तो C ऐसे ऐसे करके slump हो रहा है. इनिशियल पोजीशन ऑफ स्लम्प ये था,
फिर ये ग्रेजुअली इस तरीके से आ रहा है, फिर ये ऐसे आगे बढ़ रहा है। तो स्लम्प बॉडी शोइंग बैकवर्ड रोटेशन ऑफ मिनरल। जैसे देखो ये एक लेयर है, ये फिर पीछे की तरफ मूव हो गई, ये आ रहा है, ये पीछे की तरफ मूव हुआ, सी दिस इज मूविंग अ लिटिल बिट दिस। तो ऐसे रोल होता है स्लम्प में। स्लम्प में क्या है, बैकवर्ड रोटेशन है रेस्पेक्ट टू द स्लोप ओवर विच द मूवमेंट टेक्स प्लेस। तो यहाँ रोलिंग भी होती है, ऐसे ये रोल हो रहा है, सी ऐसे रोल हो जाएगा, दिस इज रोल। तो स्लाइड भी हो रहा है और रोल भी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड दिस स्लम्प। अब अर्थ में ऐसा हुआ, विदाउट बैकवर्ड रोटेशन ऑफ द मास इज कॉल्ड देन डेब्री स्लाइड। अगर रोटेशन नहीं हो रहा है तो वो डेब्री स्लाइड हो गया। डेब्री फॉल इज नियरली अ फ्री फॉल होगा, वर्टिकल और ओवर हैंगिंग फेस में। स्लाइडिंग ऑफ इंडिविजुअल रॉक मासेस डाउन बेडिंग जॉइंट ऑफ फॉल सर्फेसेस को कहते हैं रॉक स्लाइड। स्टीप स्लोप में रॉक स्लाइडिंग बहुत फास्ट है और डिस्ट्रक्टिव है। स्लाइड्स अकर होता है एज प्लेनर फेलियर अलोंग डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी मतलब बीच में कुछ चेंजेस हैं, रॉक्स में ऐसे होता है, तो वहाँ पे स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे ऐसे स्लाइड्स हो जाते हैं। तो बेडिंग प्लेन्स में ये डीप स्टीपली होता है। रॉक फॉल जो होता है ये फ्री फॉलिंग होता है रॉक ब्लॉक का ओवर एनी स्टीप, ऊपर से ऐसे फ्री फॉल हो गया। रॉक फॉल अकर करेगा सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ द रॉक फेस पे, occurrence that distinguishes it from landslides, rock slides which affect material up to a substantial depth. So depending upon their pattern, these are three different things. Now यहाँ पे between mass wasting and mass movement, which term do you feel is most appropriate? Wasting या movement, और क्यों? Can solifluction be included under rapid flow movement? मतलब पानी आ गया है वहाँ पे, solifluction, why it can be and can't be? Try to answer this. अब हमारी कंट्री में जो डेब्री एवलांच है, लैंडस्लाइड्स है, ये बहुत फ्रिक्वेंटली होता है हिमालय में, बिकॉज हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन है, यहाँ पे अभी कंसोलिडेटेड नहीं है लैंड। देर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस। पहला रीज़न है हिमालय टेक्टोनिकली एक्टिव है, मूवमेंट हो रहा है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस भी हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस भी है, दोनों का इंटरप्ले हो रहा है। दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक और अनकंसोलिडेटेड एंड सेमी कंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स हैं। स्लोप्स बहुत स्टीप है, ऐसे स्टीप है तो यहाँ पे फ्लो ज़्यादा होता है। कंपेयर टू द हिमालय, द नीलगिरी बॉर्डिंग तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, वेस्टर्न घाट, वेस्ट कोस्ट आर रिलेटिवली टेक्टोनिकली स्टेबल। जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये ज़्यादा स्टेबल है, मोस्टली मेड अप ऑफ वेरी हार्ड रॉक्स हैं। बट स्टिल जो डेब्री एवलांच है, लैंडस्लाइड्स है, अकर दो नॉट एज फ्रिक्वेंटली एज इन हिमालय, इस स्लिप में भी होता है बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमन एक्टिविटी के कारण वेस्टर्न घाट्स हम काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड कर रहे हैं, तो दैट इज़ वाई डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे ये चीज़ें है, बट इतनी कॉमन नहीं है जितना वो हिमालयाज में है। स्लोप स्टीपर है, ऑलमोस्ट वर्टिकल क्लिफ है, एस्कार्पमेंट इन द वेस्टर्न घाट एंड नीलगिरी। वेस्टर्न घाट्स जो है ना वो थोड़े टॉलर है इन रेस्पेक्ट कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट। यहाँ मैकेनिकल वेदरिंग होती है, टेम्परेचर चेंज होता है, रेंज प्रोनाउंस्ड है, हैवी अमाउंट ऑफ रेनफॉल है। अक्सर देखना लैंडस्लाइड्स कब होते हैं, जब रेनफॉल ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है, सॉइल की बाइंडिंग कैपेसिटी कम होती है और यहाँ पे भूस्खलन होता है। ये हैवी अमाउंट ऑफ रेनफॉल आता है शॉर्ट पीरियड में और वो लैंडस्लाइड्स करता है। डायरेक्ट रॉक फॉल भी होता है क्वाइट फ्रिक्वेंट, जैसे अगर आप कोंकण कोस्ट पे अगर रेलवेज जा रही है वहाँ बहुत रिस्क होता है दिस लैंडस्लाइड्स का। तो एक होते हैं इरोजन, अब दूसरे होते हैं डिपोजिशन। इरोजन मतलब जो सॉइल है उसको निकाल के हम ले जा रहे हैं, डिपोजिशन मतलब उसको कहीं पे ले जाके डिपॉजिट करेंगे। इरोजन इन्वॉल्व करता है एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्री। Massive rocks break into smaller fragments through weathering and any other process erosional geomorphic agents जैसे कि रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, विंड्स, वेव्स रिमूव करेगी, उसको बहा के ले जाएगी मिट्टी की, उसको जो डिग्रेड हुआ है दिस रॉक फ्रेगमेंट्स है, इसको हम बोलेंगे इरोजन। ट्रांसपोर्टेशन होता है, यहाँ पे मूवमेंट होता है, दूसरे प्लेस में ले जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द डायनामिक्स ऑफ ईच ऑफ दीज एजेंट्स। तो एओलियन हो सकता है, लैंडफॉर्म्स बनते हैं, या फिर दिस फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स बनते हैं बाय बिकॉज ऑफ दिस इरोजन। एब्रेशन होता है वहाँ पे, जैसे मशरूम रॉक्स हम अभी आगे देखेंगे, ये क्यों फॉर्म होती है, बिकॉज ऑफ दिस एओलियन विंड एक्शन। रॉक डेब्री होता है, जियोमॉर्फिक एजेंट्स इसमें हेल्प करते हैं इरोजन में। इरोजन रिलीफ को डिग्रेड करता है, समतल बनाने की कोशिश करेगा, लैंडस्केप वॉर्न डाउन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इरोजन। ये मतलब होता है वेदरिंग एड होगा इरोजन में, इज नॉट अ प्री कंडीशन फॉर इरोजन टू टेक प्लेस। इरोजन अपने आप भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे वेदरिंग हुआ। जो रिवर है और जो विंड है, एक्शन है, मूवमेंट है, ये अपने आप भी इरोजन कर सकता है। इरोजन का मतलब बस ये है कि जो सॉइल और जो वहाँ पे लैंडफॉर्म है
जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उसको वो ये एजेंट्स ऑफ इरोजन बहा के किसी दूसरी जगह ले जा रहे हैं। वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन, ये सब डिग्रेडेशनल प्रोसेसेस है बिकॉज ये लेवल अप कर रहे हैं, लेवलिंग कर रहे हैं ये। इरोजन लार्जली रिस्पॉन्सिबल है कंटिन्यूस चेंजेस जो अर्थ की सरफेस में हो रहे हैं। 6.1 में है डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस हैं जैसे इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ आती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक का मतलब है मूवमेंट हो रहा है वहाँ पे, तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी। विंड इज मूवमेंट, विंड इज मूविंग, एयर इज मूविंग। इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अर्थ मटेरियल ब्रॉट अबाउट बाय विंड होता है। वाटर, ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स भी लैंड फॉर्मेशन करते हैं। वेव्स एंड ग्राउंड वाटर भी है। फर्स्ट थ्री एजेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेटिक कंडीशंस। ये रिप्रेजेंट करते हैं थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। गैशियस मतलब विंड, लिक्विड मतलब रनिंग वाटर, और सॉलिड मतलब होता है ग्लेशियर्स रेस्पेक्टिवली। अब द वर्क ऑफ द अदर टू एजेंट्स ऑफ इरोजन, वेव्स एंड ग्राउंड वाटर इज नॉट कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेट. In case of waves, it is the location along the interface of litho and hydro. Litho and hydro मतलब जैसे समुद्र है, यहाँ पे दिस हाइड्रो है, फिर ये लिथो है। इंटरफेस है लिथो और हाइड्रोस्फेयर का कोस्टल रीजन में, दैट विल डिटरमाइन द वर्क ऑफ वेव्स। वेरेज जो वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर है वो डिटरमाइंड होगा लिथोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द रीजन पे। जैसे कास्ट टोपोग्राफी में भी हम देखेंगे ग्राउंड वाटर है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है बिकॉज ये जो कार्बोनेट्स होते हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं। रॉक्स आर परमिएबल हैं, सॉल्यूबल हैं पानी में, वाटर इज अवेलेबल और नॉट। तो यहाँ आती है कास्ट टोपोग्राफी। तो ये सब चीज़ें एक साथ वर्कआउट हो रही है, ये सारे एजेंट्स ऑफ दिस डेन्यूडेशन है। इन द नेक्स्ट चैप्टर हम इनको वन बाय वन जो होता है ये सारे लैंडफॉर्म्स देखेंगे। डेजर्ट लैंडफॉर्म, कोस्टल लैंडफॉर्म, दिस कास्ट लैंडफॉर्म्स एट्सेट्रा। तो ये जो थे ये थे इरोजन थे। दूसरी चीज़ आती है वो होती है डिपोजिशन। मतलब यहाँ से मिट्टी निकाली है, अब इसको कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट करना पड़ेगा। जैसे जो इंडियन रिवर्स हैं हिमालय से मिट्टी लेके आते हैं और लैंड्स जो फील्ड्स हैं, प्लेन्स हैं, वहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं। तो डिपोजिशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन। डिपोजिशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन। इरोजन हुआ है तभी डिपोजिशन भी होता है। इरोजनल एजेंट्स लूज करते हैं वेलोसिटी, एनर्जी ऑन जेंटलर स्लोप, और मटेरियल्स जो लेके आए हैं, कैरी करके आए हैं, वो सेटल करने हो जा सकते हैं अपने आसपास। जैसे कि रिवर का एग्जांपल है, हिमालय से सेडिमेंट्स लाए, प्लेन में लाके उसको डिपॉजिट कर दिया। डिपोजिशन इज नॉट एक्चुअली द वर्क ऑफ एनी एजेंट। कोअर्सर मटेरियल जो होते हैं, भारी चीज़ होती है, वो डिपॉजिट पहले करेंगे और जो फाइनर होंगे उसको और आगे तक लेके जाएंगे। तो डिपोजिशन डिप्रेशंस जो होते हैं ये ऐसे करके फिल्ड अप कर दिया। जैसे जो अगर प्लेन का भी हम थ्योरी देखें ना ज्योग्राफी में, प्लेन फॉर्मेशन, तो वो कैसे हुआ, पहले यहाँ पे ऐसे एक गड्ढा टाइप था और वो हिमालयन रिवर्स ने आके उसमें पूरी मिट्टी भर दी, तो ये ऐसे एक प्लेन फॉर्म हो गया। रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स, ग्राउंड वाटर, एग्रेडेशन ऑफ डिपोजिशनल एजेंट्स ऐसे हो सकते हैं। What happens to the surface of earth due to erosion and deposition is elaborated, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो एक हुआ इरोजन, दूसरा हुआ डिपोजिशन। शिफ्ट ऑफ मटेरियल हुआ, मास मूवमेंट हुआ, एज वेल एज इरोजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इन दोनों ने मिलकर किया। वाई कांट बोथ बी ट्रीटेड एज वन एंड द सेम? कैन देयर बी एप्रिशिएबल इरोजन विदाउट रॉक्स अंडरगोइंग वेदरिंग? तो वेदरिंग सपोर्ट करता है इरोजन को, बट ज़रूरी नहीं है इरोजन के लिए वेदरिंग होना। अब हम देखते हैं सॉइल फॉर्मेशन। ज्योग्राफी के दूसरे चैप्टर इंडियन ज्योग्राफी में भी हमने दिस सॉइल फॉर्मेशन काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। अब ये जो सॉइल होती है ना, ये भी एक फॉर्मेशन होती है। पहले रॉक्स होता है, डिसइंटीग्रेट होती है, फिर धीरे धीरे ऐसे लेयर्स ऑफ रॉक बनती है। तो ये पेरेंट रॉक पे डिपेंडेंट होगी, टाइम पे डिपेंडेंट होगी, एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन पे डिपेंडेंट होगी, देर आर सो मेनी थिंग्स। तो दिस इज कॉल्ड सॉइल फॉर्मेशन। ये जो प्लांट्स को हम देखें, प्लांट्स के लिए सॉइल ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। ग्राउंड कम्स इनटू कांटेक्ट विद सॉइल, फील सॉइल होता है, सॉइल क्लोथ्स व्हाइल प्लेइंग, सॉइल चिल्ड्रन लव सॉइल, सॉइल इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अवर एग्जिस्टेंस। सॉइल भी एक डायनामिक मीडियम है, ये बहुत पतली लेयर है ऊपर अर्थ के क्रस्ट का। मैनी केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है कॉन्स्टेंटली, और जो तभी सॉइल फॉर्मेशन हुआ है हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में, डिके हुआ है यहाँ पे। इट इज़ ऑल्सो अ मीडियम फॉर ग्रोथ भी है। एग्रीकल्चर सॉइल डिपेंडेंट है, तो इट इज़ चेंजिंग एंड डेवलपिंग बॉडी। इसकी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फ्लक्चुएट होती है विद सीजन। ये ऑल्टरनेटिवली कोल्ड एंड वार्म और ड्राई एंड मॉइस्ट में डिफरेंट हो सकती है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्लो होती है, स्टॉप्ड होती है इफ द सॉइल बिकम्स टू कोल्ड और टू ड्राई। सॉइल भी होती है ना, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। इक्वेटर में अलग है, दिस आर्कटिक अंटार्कटिक में डिफरेंट है।
ऑर्गेनिक मैटर जो होता है जैसे लीव्स फॉल्स ग्रासेस जब सॉइल में मिलते हैं तो वो भी उसकी कंपोजिशन चेंज करते हैं. सो लेट अस टॉक अबाउट दिस प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल फॉर्मेशन को बोलते हैं पेडोजेनेसिस फॉर्मेशन सॉइल. ये डिपेंड करता है फर्स्ट ऑन वेदरिंग. वेदरिंग कैसे हुई वहाँ पे उस पर डिपेंड करेगा. इट इज़ दिस वेदरिंग मेंटल डेप्थ ऑफ द वेदर्ड मटेरियल विच इज़ द बेसिक इनपुट फॉर सॉइल टू फॉर्म. ये जो चट्टाने हैं ये वेदर्ड हुई, अब यही आगे जाके सॉइल बनाएंगी. फर्स्ट, वेदर्ड मटेरियल जो ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स है ये कोलोनाइज्ड बाय बैक्टीरिया होगा, अदर इंफीरियर प्लांट बॉडीज जैसे मॉसेस और लाइकन. ये सेवरल माइनर ऑर्गेनिजम्स होंगे, ये शेल्टर देंगे विद इन द मेंटल एंड डिपॉजिट को. अभी धीरे धीरे सॉइल बन रही है. डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स हेल्प इन ह्यूमस अक्यूमुलेशन होगा यहाँ पे. फिर वहाँ पे ग्रासेस आएंगी, फर्न्स आएंगे, बुशेस आएंगे, ट्रीज आएंगे, ऐसे करके एक पूरा इकोसिस्टम, बर्ड्स एंड विंड सब आ जाएगा. प्लांट रूट्स होगी वो पेनेट्रेट डाउन करेगी. फिर ये बरोइंग एनिमल्स होंगे जैसे चूहे और ऑल होते हैं, ये ऐसे मिट्टी में ऐसे गड्ढा करेंगे. ये ब्रिंग अप पार्टिकल्स, मास ऑफ मटेरियल, पोरस होगा, स्पंज लाइक होगा. फिर इसमें पानी का रिटेंशन होने लग जाएगा. फिर पैसेज ऑफ एयर भी होगा, इसमें एयर का प्रेजेंस बढ़ेगा. और फिर मैच्योर होगी सॉइल धीरे धीरे. तो ये इसीलिए कहा जाता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह होती है सॉइल. कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं. अब वेदरिंग जो है ये सोली रिस्पॉन्सिबल है फॉर सॉइल फॉर्मेशन? नो, देर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स. पेडोलॉजी जो है इसको सॉइल की साइंस बोलते हैं, और जो पेडोलॉजिस्ट है वो सॉइल साइंटिस्ट कहलाता है. सॉइल फॉर्मिंग के फैक्टर्स क्या हैं? ये फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि किसी जगह की सॉइल कैसी है. जैसे ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, अलूवियल सॉइल है, लैटराइट है. दीज आर ऑल फैक्टर्स. पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड टाइम, दीज 5 आर द फैक्टर. पेरेंट मटेरियल क्या है, रॉक कौन सी है, टोपोग्राफी क्या है, क्लाइमेट क्या है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड टाइम. Soil forming factors act in union and affect the action of one another. So this is soil forming actor. पहला है पेरेंट मटेरियल. पेरेंट मटेरियल जो होता है ना ये पैसिव कंट्रोल फैक्टर होता है सॉइल फॉर्मेशन में, एक्टिव नहीं, पैसिव. बिकॉज पेरेंट मटेरियल पे ही डिपेंडेंट होगा वहाँ की सॉइल. पेरेंट मटेरियल इन सीटू ऑन साइट वेदर्ड रॉक डेब्री है. वहीं पे उस जैसे जैसे अगर वहाँ पे इग्नियस रॉक है सो उस रॉक का वहीं पे डिसइंटीग्रेशन हुआ और फिर वहाँ पे वो उस टाइप की सॉइल फॉर्म हो जाएगी. ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स भी हो सकती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड होता है टेक्सचर. टेक्सचर मतलब साइज जो है डेब्री का, पार्टिकल्स का, उसका साइज कितना बड़ा है, फाइन है या कोर्स है. स्ट्रक्चर क्या है उनका, इंडिविजुअल ग्रेन्स का, पार्टिकल्स ऑफ डेब्री का. और मिनरल और केमिकल कंपोजिशन क्या है रॉक डेब्री डिपॉजिट्स की. सो दीज आर पेरेंट मटेरियल डिसाइड कर रहा है सॉइल कैसे बन रही है वहाँ पे. नेचर और रेट ऑफ वेदरिंग भी होगा. डेप्थ ऑफ वेदरिंग मेंटल, ये इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होगा अंडर पेरेंट मटेरियल. डिफरेंसेस हैं सॉइल ओवर सिमिलर बेडरॉक. डिसिमिलर बेडरॉक में हैव सिमिलर सॉइल्स अबव देम, ऐसा भी पॉसिबल है. But when soils are very young, they have not matured, these show strong links with the type of parent rock. तो सॉइल भी होती है ना, इनकी प्रोफाइल होती है, अभी हम आगे देखते हैं. ये प्रोफाइल्स बताती है कि सॉइल मैच्योर है या नहीं है. इन केस ऑफ जैसे लाइमस्टोन एरिया है, यहाँ पे वेदरिंग प्रोसेस स्पेसिफिक है, पिक्यूलियर है. सॉइल्स विल शो क्लियर रिलेशन विद द पेरेंट रॉक, बट दूसरी जगह ऐसा होगा नहीं. तो ये पेरेंट मटेरियल का इम्पैक्ट आया सॉइल फॉर्मेशन में. नाउ जो सेकंड है दैट इज अबाउट दिस टोपोग्राफी. टोपोग्राफी लाइक पेरेंट मटेरियल इज अनदर पैसिव कंट्रोल फैक्टर है. ये भी पैसिव है. वहाँ पे टोपोग्राफी कैसी है, ये इन्फ्लुएंस करता है. टोपोग्राफी इज फेल्ट थ्रू द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर ऑफ अ सरफेस कवर्ड बाय अ पेरेंट मटेरियल. किस किस के, जैसे सनलाइट, अमाउंट ऑफ सरफेस, सब सरफेस, ड्रेनेज क्या है पेरेंट मटेरियल में. तो ये वहाँ की टोपोग्राफी डिसाइड कर रहा है कि अगर सनलाइट ज़्यादा है तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल बनेगी. ड्रेनेज कैसा हो रहा है, लेटराइट सॉइल जो होती है उसमें ड्रेनेज बहुत बड़ा फैक्टर है. सॉइल्स विल बी थिन ऑन स्टीप स्लोप. जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पे सॉइल थिन हो जाती है. हिल में आप देखना वहाँ पे सॉइल थिन हो जाती है और थिक हो जाती है फ्लैट अपलैंड एरिया में. जेंटल स्लोप्स होते हैं वहाँ पे इरोजन बहुत स्लो है. पर्कुलेशन ऑफ वाटर इज़ गुड एंड सॉइल फॉर्मेशन जो होती है वो बहुत फेवरेबल हो जाती है. सॉइल जो होती है फ्लैट एरिया में ये डेवलप करती है थिक लेयर ऑफ क्ले है और गुड अक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर भी है, जिससे जो सॉइल है उसका कलर चेंज हो जाता है और वो डार्क कलर हो जाती है. तो ये होती है टोपोग्राफी, ये होता है पेरेंट मटेरियल. नाउ दिस इज क्लाइमेट. क्लाइमेट भी एक इंपॉर्टेंट एक्टिव फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन में.
क्लाइमेटिक जो एलिमेंट होते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है फॉर सॉइल डेवलपमेंट। मॉइस्चर जो है इन टर्म्स ऑफ इट्स इंटेंसिटी, फ्रिक्वेंसी, ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, पानी कितना गिर रहा है, एवापोरेशन क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करेगी सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को। टेम्परेचर क्या है वहाँ पे, सीजनल और डायरनल मतलब डे टू डे चेंजेस क्या हो रहे हैं डे एंड नाइट में, सीजनल वेरिएशन क्या है टेम्परेचर में। सो प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर, दीज टू आर अफेक्टिंग दिस सॉइल प्रॉपर्टी। प्रेसिपिटेशन जो होता है उससे मॉइस्चर कंटेंट आता है, मॉइस्चर कंटेंट में केमिकल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है। एक्सेस ऑफ वाटर जो होता है डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन होता है सॉइल कंपोनेंट्स का। तो एक दो टर्म आते हैं, एक होता है एलुविएशन और दूसरा होता है इलुविएशन। एलुविएशन मतलब कंपोनेंट्स जो हैं सॉइल के वो डिपॉजिट्स हैं सेम डाउन बिलो। सॉइल जो है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन हो रहा है, एक्सेस ऑफ वाटर है, इससे डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सॉइल कंपोनेंट का, दैट इज कॉल्ड दिस सॉइल इलुविएशन। और वो डिपॉजिट हो रहा है सेम डाउन बिलो, दैट इज इलुविएशन। ये जो क्लाइमेट होता है ये वेट इक्वेटोरियल रेनी एरिया में हाई रेनफॉल में इस टाइप की चीज़ें काफ़ी विजिबल है, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एट्सेट्रा। मेजर पार्ट ऑफ जो सिलिका है वो रिमूव हो जाती है फ्रॉम सॉइल। और ये जो रिमूवल ऑफ सिलिका हुआ है, तो अगर सिलिका हट गई है तो वहाँ पे डीसिलिकेशन हो गया है। अब जैसे ड्राई क्लाइमेट है, वहाँ पे पानी नहीं है, हाई टेम्परेचर है, एवापोरेशन ज़्यादा है, तो प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है, तो जो ग्राउंड वाटर है वो कैसे आएगा, ऊपर आएगा, ऐसे ऊपर आएगा। कैसे ऊपर आएगा, प्रेशर डिफरेंस हो रहा है, कैपिलरी एक्शन आ रहा है, सरफेस पे कैपिलरी एक्शन आ रहा है, और प्रोसेस से वाटर एवापोरेट होता है, लीव बिहाइंड द सॉल्ट्स इन द सॉइल। तो पानी तो चला गया बट उसके पीछे सॉल्ट पीछे छोड़ के चला गया। तो ये जो सॉल्ट है ये पूरे सरफेस पे ऐसे डिपॉजिट हो जाएंगे और उसको हम बोलेंगे सॉल्ट पेन। सच सॉल्ट्स फॉर्म इनटू अ क्रस्ट इन द सॉइल नोन एज हार्ड पेन्स बोलते हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में, एरियाज में, इंटरमीडिएट प्रेसिपिटेशन कंडीशंस में कैल्शियम कार्बोनेट नोड्यूल्स ऐसे फॉर्म है। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे हम पंजाब में देखते हैं, वाई, बिकॉज ऑफ दिस सो मच ऑफ यूज ऑफ दिस ग्राउंड वाटर, ये बहुत ज़्यादा कैपिलरी एक्शन से पानी भी आ रहा है और वहाँ पे दिस पूरा सॉल्ट पेन जनरेशन हो गया है, ऐसे पूरा खरा हो जाता है ज़मीन पूरी। तो ये भी हो रहा है, वहाँ पे सॉइल को ऐसे डिग्रेड हो रही है। इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग केमिकल बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, केमिकल एक्टिविटी इंक्रीज करती है हायर टेम्परेचर में। सी, जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर कम है तो केमिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। कूलर टेम्परेचर में कार्बोनेशन स्टॉप्स इन फ्रीजिंग कंडीशन। टुंड्रा एंड ऑल में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वहाँ पे सॉइल भी काफ़ी वीक है, फॉर्मेशन नहीं हुआ है। दैट इज़ वाई ट्रॉपिकल सॉइल्स विद हाई टेम्परेचर शो डीपर प्रोफाइल। और जो फ्रोजन टुंड्रा रीजन्स हैं यहाँ पे मैकेनिकली ब्रोकन मटेरियल्स हैं, यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन नहीं हुआ है ज़्यादा। तो ये तो हो गया आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट में प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर। अब आता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मतलब दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म। वेजिटेटिव कवर ऑर्गेनिजम्स ये ऑक्यूपाई करते हैं पेरेंट मटेरियल फ्रॉम द बिगिनिंग एंड ऑल्सो एट लेटर स्टेजेस हेल्प इन एडिंग ऑर्गेनिक मैटर। ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। मॉइस्चर रिटेंशन, नाइट्रोजन, दीज ऑल एक्टिविटीज आर डिटरमाइंड बाय दिस लिविंग थिंग्स। इनके फिर ये जब डेड होते हैं तो डेड प्लांट्स ह्यूमस बनाता है और ये डिवाइडेड करता है, फाइनली डिवाइडेड ऑर्गेनिक मैटर में सॉइल में चला जाता है। ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं फिर ह्यूमस से, एसिडिक होती है ड्यूरिंग ह्यूमिफिकेशन, और डिकम्पोजिशन होता है और सॉइल पेरेंट मटेरियल में ऐसे मिल जाता है, वो डिकम्पोज दिस ह्यूमिफिकेशन ऑफ दिस ऑर्गेनिक एसिड्स। इंटेंसिटी होती है बैक्टीरियल एक्टिविटी की, ये भी डिफरेंस बनाती है सॉइल कोल्ड और वार्म में। बैक्टीरियल एक्टिविटी ज़्यादा कब होगी, जब गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है। कोल्ड में बैक्टीरियल एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। ह्यूमस एक्यूमुलेशन जो कोल्ड क्लाइमेट में हुआ बैक्टीरियल ग्रोथ में, वो काफ़ी स्लो होता है। अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर बिकॉज ऑफ लो बैक्टीरियल एक्टिविटी, तो इससे लेयर्स ऑफ पीट डेवलप होती है सब आर्कटिक और टुंड्रा क्लाइमेट में भी। ह्यूमिड ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल क्लाइमेट्स होते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, एक्शंस आते हैं, इंटेंस होते हैं, डेड वेजिटेशंस आती है, ये रैपिडली ऑक्सीडाइज होती है और बाद में वेरी लो ह्यूमस कंटेंट इन द सॉइल बचता है। फर्दर बैक्टीरिया और जो दूसरे सॉइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये गैशियस नाइट्रोजन वगैरह को भी कन्वर्ट करते हैं केमिकल फॉर्म में, और फिर वो यूज बाय दिस प्लांट्स होता है। इसका एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। राइजोबियम और ये सारे काफ़ी हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, बिकॉज एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है बट वो उसको यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए फिक्सेशन इज रिक्वायर्ड।
ये जो प्रोसेस होती है इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। राइजोबियम टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, ये रूट नोड्यूल ऑफ लेगुमिनस में। तभी हम क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं कि बीच में एक पल्स एंड ऑल भी लगा दें हम, ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाए। ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन, बेनिफिशियल टू द होस्ट प्लांट। इन्फ्लुएंस ऑफ लार्ज एनिमल्स है, एंड्स, टर्माइट, अर्थवॉर्म, रोडेंट्स, ये सब चीज़ें भी बोरोविंग एलिमेंट एनिमल्स हैं। ये क्या करते हैं, पोरोसिटी बढ़ाते हैं सॉइल की, मैकेनिकल एक्शंस लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है सॉइल फॉर्मेशन और उसके रीवर्क में। इन केस ऑफ अर्थवर्म, अर्थवर्म को किसानों का दोस्त माना जाता है, बिकॉज दे फीड ऑन सॉइल, टेक्सचर, केमिस्ट्री, ये सब बहुत अच्छा करता है। अर्थवर्म सॉइल की क्वालिटी को बेटर बनाता है। अब एक लास्ट फैक्टर है, दैट इज कॉल्ड टाइम। थर्ड इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन है। कितना समय हुआ है, जितना ज़्यादा टाइम हुआ है ना, उतना ही अच्छी सॉइल बनी है। फॉर्मिंग प्रोसेसेस ऑपरेट डिटरमाइन मैच्योर हुई है या नहीं हुई है सॉइल प्रोफाइल डेवलपमेंट में। सॉइल जो होती है वो जब मैच्योर हो जाती है, तो व्हेन ऑल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस एक्ट फॉर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम, तो उससे एक प्रोफाइल बनती है। ऐसे अलग अलग होराइजन्स होती है, हमने फिजिकल, इंडिया फिजिकल में ये चीज़ें समझा था। सॉइल जो डेवलप करती है रिसेंटली डिपॉजिटेड अलुवियम और ग्लेशियल टिल से, ये यंग है, इसमें होराइजन्स नहीं है, लेयर्स नहीं बनी हुई है, इसमें पुअरली डेवलप्ड होराइजन है। जबकि अगर वो पुरानी सॉइल है तो उसमें वेल डिफाइंड होराइजन्स होते हैं। Specific length of time in absolute terms fixed for soil to develop and mature. Now it is necessary to separate the process of soil formation and the soil forming control factor. टाइम, ज्योग्राफी, टोपोग्राफी, पेरेंट मटेरियल, पैसिव कंट्रोल माना जाता है सॉइल फॉर्मेशन में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन कर दिया। एक्सरसाइज में विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस में ग्रेडेशनल प्रोसेस क्या होगी, डिपोजिशन, डायस्ट्रोफिज्म, वोल्केनिज्म एंड एरोजन। टेल द आंसर। हाइड्रेशन प्रोसेस जो होती है किसको अफेक्ट करती है, फॉलोइंग मटेरियल इज अफेक्टेड, ग्रेनाइट, क्ले, क्वार्ट्ज और सॉल्ट। ये डेब्री एवलांच है, ये किस कैटेगरी में आएगा, लैंडस्लाइड, स्लो फ्लो, रैपिड फ्लो या सबसीडेंस में। 30 वर्ड्स में बताइए। इट इज़ वेदरिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। ऐसा है तो क्यों है, हाउ। मास मूवमेंट्स जो होते हैं ये रियल, रैपिड और परसेप्टेबल होते हैं, ये व्हाट आर मास मूवमेंट्स। वेरियस मोबाइल्स माइटी एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं, व्हाट इज द प्राइम जॉब दे परफॉर्म। इज वेदरिंग एसेंशियल है, नो। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बिना इसके भी हो सकता है, प्री रिक्विजिट है या नहीं है, टेल व्हाट डू यू थिंक। 150 वर्ड्स में बताइए। अवर अर्थ इज अ प्ले फील्ड फॉर टू ओपोजिंग ग्रुप ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। अर्थ हमारा प्ले फील्ड है, एंडो और एक्सो का इंटरप्ले हो रहा है। एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस डिराइव करेगी अल्टीमेट एनर्जी फ्रॉम सन। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एक्सटर्नल थिंग्स, जो एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस हो रही हैं। फिजिकल केमिकल वेदरिंग प्रोसेसेस इंडिपेंडेंट होती है ईच अदर से, अगर नहीं है तो क्यों, एक्सप्लेन करके बताइए, एग्जाम्पल्स बताइए। What do you distinguish? How do you distinguish between processes of soil formation and soil forming factors? What is the role of climate, biological activity as two important control factors in the formation of soil? तो ये कुछ try to answer these questions. So इस chapter में हमने पढ़ा time, biological activity, climate, topography, parent material, ये सारे soil forming factors हैं। प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन है, ये सॉइल फॉर्मेशन है, ये इरोजन एंड डिपोजिशन है। देन दिस इज अबाउट दिस लैंडस्लाइड्स कैसे होते हैं, दीज आर लैंडस्लाइड्स एंड दिस इज मास मूवमेंट। स्पेशल जो इफेक्ट्स हैं वेदरिंग में, एक्सपोलिएशन होता है, वेदरिंग इज अगेन इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग होती है। वेदरिंग इज अगेन मतलब मौसम की मार है, क्लाइमेट एंड ऑल सब सारे फैक्टर्स हैं, दैट इज कॉल्ड दिस वेदरिंग। मैकेनिकल, केमिकल, दिस डिसइंटीग्रेशन हो रहा है वेदर एंड क्लाइमेट के एलिमेंट से। ये जो क्लाइमेट होता है इसका भी इम्पैक्ट अलग अलग होता है डेप्थ में, डेप्थ ऑफ वेदरिंग मेंटल में। देन दिस इज अबाउट डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस हैं और उनकी ड्राइविंग फोर्स क्या है, वेदरिंग, मास मूवमेंट और इरोजन में। ये सारी है एक्सोजेनेटिक। वॉल्केनिज्म है, इसमें डायस्ट्रोफिज्म पढ़ा हमने, ओरो, इपीरो, अर्थक्वेक एंड प्लेट टेक्टोनिक। Endogenetic processes, geomorphic processes, internal and external. So this is chapter number 6. This is a very important chapter for this geomorphology, minerals and rock, geomorphic process. अब इसका जो अगला चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ेंगे इस प्रोसेसेस ने कौन कौन से लैंडफॉर्म्स डेवलप किए हैं, लैंडफॉर्म्स और उनका इवोल्यूशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।